स्टूडेंट्स, आज अगर आप मॉलिक्यूलर में देखें तो मॉलिक्यूलर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग प्लस एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे आप डीएनए टेस्टिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, कई नाम दे सकते हैं, डीएनए टाइपिंग। तो यहां आपने बताना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, काफी फेमस टर्म और आप सब ने इसे सुन भी रखा होगा कई बार कई केसेस में। तो यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में फिंगरप्रिंट्स का कोई रोल नहीं है, ये हम ध्यान रखेंगे। यहां पर आप डीएनए प्रिंट्स बना रहे हैं और इसलिए इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कह रहे हैं। जो एक पुरानी टेक्निक थी जहां फिंगरप्रिंट्स हम स्टडी करते हैं, उसमें आप कहते हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया तो उस ऑब्जेक्ट पर आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे और इन्हीं फिंगरप्रिंट्स को फिर आप सस्पेक्टेड पर्सन के फिंगरप्रिंट से मैच करवाते हैं। तो यहां फिंगरप्रिंट्स मैच ना करवाकर डीएनए के प्रिंट्स आपको मैच करवाने। तो एक जनरल टर्म में हमने कह दिया इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहां डीएनए के प्रिंट्स आप बनाएंगे, डीएनए की टेस्टिंग की जा रही है, डीएनए का प्रोफाइल बनाया जा रहा है, इसलिए इसे आपने नाम दे रखा है डीएनए टाइपिंग, प्रोफाइलिंग और डीएनए टेस्टिंग। तो कई सारे नाम इसे आप यहां पर दे सकते हैं। इसमें वही पॉइंट जो मैंने पहले आपको कह दिया कि यहां आपको किसी पर्सन के डीएनए के प्रिंट्स बनाने, मीन्स कि किसी व्यक्ति की पहचान उस स्पेसिफिक डीएनए के आधार पर किया जाता है। यानी कहीं से आपको कोई लिविंग सैंपल मिला, आपने डीएनए के प्रिंट्स बनाए और उसी डीएनए प्रिंट्स को अब आप सस्पेक्टेड पर्सन के डीएनए प्रिंट से मैच करवाते हैं। यहां पर भी दो अलग अलग इंडिविजुअल के डीएनए प्रिंट्स कभी भी सिमिलर आपको नहीं मिलने। हर पर्सन टू पर्सन में आप देखेंगे डीएनए प्रिंट्स आपको डिफरेंट मिलेगा। ओनली जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऐसे ट्विंस जो एक ही जाइगोट से बने, उनके डीएनए प्रिंट्स ऑब्वियसली आपको सेम मिलेंगे। अदरवाइज दो अलग अलग पर्सन में डीएनए प्रिंट्स आपको सेम नहीं मिलना है। और एक ही इंसान, एक ही इंडिविजुअल में से किसी भी सेल का डीएनए प्रिंट आप बनाए वो सेम ही मिलेगा क्योंकि वो उसी पर्सन का है। तो मेनली देखा जाए तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है उनमें डीएनए प्रिंट सेम मिलने, अदरवाइज सभी में डीएनए प्रिंट्स आपका डिफरेंट यहां पर मिलना है। अब इस टेक्निक को इन्वेंट करने वाले तो वो आप बताएंगे यहां पर सर एलेक्स जेफरी, आपको दे रखा है। इन्होंने डीएनए टेक्निक को यहां पर आविष्कार किया सबसे पहले 1984 में, आपने यहां बताना है, पिक्चर भी इनकी दे रखी है। अब यही भारत की बात की जाए तो भारत में इस टेक्निक की शुरुआत यानी लाने वाले कौन यहां, तो डॉक्टर वीके कश्यप और लालजी सिंह, ये नाम आपको यहां पर दे रखे। यहीं पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर सिद्धांत हम देखें, मेन प्रिंसिपल, तो किस बेसिस पे दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहां देखें जो हमने एचजीपी में भी कहा था कि ह्यूमन में 99.9% डीएनए सभी का सिमिलर है। डिफरेंस ओनली आपको कहां मिल रहा है, 0.1% डीएनए वैरी करेगा। बाकी हम सभी में मोस्टली देखें तो 99.9% डीएनए आपका सेम है। यानी जो वेरिएशन डीएनए फिंगरप्रिंट आपको फाइंड आउट करना है वो इसी में से आपको पहचानना है, क्योंकि 99.9 ये तो सबका सेम ही है। जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस को, इसी वेरिएशंस को आपने इस फिंगरप्रिंटिंग में पहचानना है। यानी मेन पार्ट आपका यहां पर ये रहेगा, ये तो सभी में सेम है, ये हम कह रहे हैं। और फिर इसमें हम देखें तो आपने बताया भी है कि ह्यूमन जीनोम एचजीपी प्रोजेक्ट में भी कि यहां बेसेस आपको मिलने, बेस पेयर कितने, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर आपको मिल रहा है और डिफरेंस 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर का डिफरेंस आपको मिलना है। और यही डिफरेंस हमें पहचानना है और यही मेन पार्ट है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। यहीं पर एक वर्ड आप सुन रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए। जो डिफरेंस हम देख रहे हैं वो डिफरेंस भी किसमें, रिपीटेटिव डीएनए में। अब रिपीटेटिव डीएनए आप किसे कहेंगे, नाम से ही काफी कुछ क्लियर कर रहा है। रिपीटेटिव, जब हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं तो आप देखेंगे डीएनए में कई सीक्वेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कई बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं सीक्वेंसेस को आपने कहना है रिपीटेटिव डीएनए। जैसे सपोज हमने एक सीक्वेंस लिया एटीजीसी, तो एटीजीसी 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 एटीजीसी, बार बार ये सीक्वेंस रिपीट होता हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इन्हीं सीक्वेंसेस को आप कहेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस और इन्हें आपने कहना है यहां पर रिपीटेटिव डीएनए आप बता रहे हैं।
और यहां जो रिपीटेटिव डीएनए आपने बताया है, ये रिपीटेटिव, यही आप पहचानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। यानी आपने कहा 2% में 99.9% डीएनए सेम, डिफरेंस आ रहा है 0.1% का। अब जो 0.1% है, इसमें आप देख रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए, यानी 0.1 में रिपीटेटिव में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और जो डिफरेंसेस बन रहे हैं उसका एक रीजन म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन के टॉपिक में भी हमने कहा है कि वेरिएशन आने का जो मेन सोर्स है, मेन रीजन है, वो आप यहां पर क्या बताएंगे, म्यूटेशन आपने यहां पर बताना है। तो रिपीटेटिव आगे भी आपको मिलेगा, ध्यान रखना है आपको अच्छे से यहां पर। अब देखिए आपके सामने ये कंप्लीट एक डीएनए आपको दे रखा है। हम सभी जानते हैं हमारा कंप्लीट डीएनए कोडिंग डीएनए नहीं है। लास्ट लेक्चर में एचजीपी में आपने कहा भी था कि ह्यूमन में लेस देन 2% से भी कम डीएनए हमारा कोडिंग है, और 98% से ज्यादा डीएनए वो हमारा कैसा है, नॉन कोडिंग। यानी हमारे डीएनए में नॉन कोडिंग पार्ट काफी ज्यादा है, मोर देन 98%, और कोडिंग पार्ट काफी कम आपको मिलता है, वो 2% से भी कम। ये हमने कहा भी था, आज फिर आप देख रहे हैं। तो कोडिंग वो जो आरएनए और आगे प्रोटीन बना रहा है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, एक्सप्रेसिव पार्ट, वो कोडिंग है। तो कोडिंग आप देख सकते हैं 2% से भी कम। नॉन कोडिंग किसी आरएनए या प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसका परसेंटेज काफी ज्यादा है, 98% आप बता रहे हैं, 98% से भी ज्यादा आपको मिलता है नॉन कोडिंग पार्ट। मीन्स की ह्यूमन डीएनए में नॉन कोडिंग ज्यादा है, और जो कोडिंग जीन कंट्रोल करने वाले, एक्सप्रेस होने वाले, वो काफी कम है, लेस देन 2%। और ये जो नॉन कोडिंग आप देख रहे हैं, इसमें आपको ज्यादातर रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। नॉन रिपीटेटिव भी होंगे, बट जो हम रिपीटेटिव की बात कर रहे हैं, वो रिपीटेटिव मोस्टली हमें कहां मिलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट में। तो देखिए सिस्टमैटिक हम आगे बढ़ रहे हैं कि आपने कहा ह्यूमन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेस है वो वेरिएशन है। तो वेरिएशन कितना है, 0.1% में, 99.9% सेम है। अब जो 0.1 है उसमें आप बता रहे नॉन कोडिंग का जो रिपीटेटिव पार्ट, वो बेस है यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि उस रिपीटेटिव में डिफरेंस है। तो देखिए नॉन कोडिंग में रिपीटेटिव डीएनए या रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको मिल रहे हैं। यहां नॉन रिपीटेटिव भी होंगे, बट हम रिपीटेटिव को स्टडी कर रहे हैं। तो ये रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव दोनों सीक्वेंस आपके सामने। अब जो रिपीटेटिव डीएनए आप देख रहे हैं, उसे हमने क्या कह दिया यहां, सैटेलाइट डीएनए। जो रिपीटेटिव डीएनए, उसे आपने क्या रखा है, सैटेलाइट डीएनए। और आगे क्या कहा है, यह सीक्वेंस उच्च कोटि की पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। पहले ही हमने कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है वेरिएशन म्यूटेशन से हो रहा है, और ये वेरिएशन क्या कोडिंग में, नहीं, नॉन कोडिंग में। और नॉन कोडिंग में कहा, नॉन रिपीटेटिव में, नहीं, रिपीटेटिव में। यानी जो रिपीटेटिव में सैटेलाइट डीएनए जो आप देख रहे हैं, जो सीक्वेंस, इसमें वेरिएशन आपको मिलता है पर्सन टू पर्सन में, और यही जो वेरिएशन है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, आधार है। तो फिंगरप्रिंटिंग स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिक चीजों को यहां स्टडी कर रहे हैं, ताकि जब ये बेसिक चीजें आपको मालूम हो तो फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस समझना काफी इजी हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, ये सारे पॉइंट आप देखेंगे, अभी कई पॉइंट्स और भी है। तो यहां आपने कहा ह्यूमन डीएनए में देखिए 99.9% सेम है, 0.1% में वेरिएशन आ रहा है, यानी हमें इस 0.1% पे फोकस करना है। और जो 0.1% है वहां पर आप बता रहे हैं जो वेरिएशन, इस वेरिएशन में रिपीटेटिव सीक्वेंस भी मिलते हैं और नॉन रिपीटेटिव भी हमें मिलते हैं। तो जो नॉन कोडिंग का नॉन रिपीटेटिव है उसे रहने दें, हम रिपीटेटिव में आते हैं। जो सीक्वेंस रिपीट कर रहे हैं, इस रिपीटेटिव सीक्वेंस में भी डिफरेंस आपको मिलता है जो म्यूटेशन से बना है, और यही डिफरेंस यहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, इसको हमने यहां पे आधार मानना है। अब देखिए जैसे ये डीएनए, इसे आपने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कई सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको मिल रहे हैं। अब इसे आप सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, यहां पे आपने इसे सेंट्रीफ्यूज करा, तो डेंसिटी के बेसिस पे ये डीएनए की लेयर्स बन रही है, सेपरेट होते हुए आपको मिलेंगे।
अब जब हम इसका एक ग्राफ अरेंज करेंगे, यूवी रेस ट्रांसफर करें डेंसिटी के बेस पे, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी यूवी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम होगा तो कम। तो जब आप इसका एक ग्राफ अरेंज करते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनता हुआ आपको मिलेगा। कई सारे पीक्स हम देख रहे हैं, इसमें मेजर पीक भी है और माइनर पीक भी। माइनर पीक्स आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो मेजर और माइनर पीक्स। और जो माइनर पीक आप देख रहे हैं, इन माइनर पीक्स में आपको मिलता है रिपीटेटिव डीएनए। और जो मेजर पीक्स है इसमें कोडिंग पार्ट भी आपको मिल रहे हैं, नॉन रिपीटेटिव डीएनए भी है और कुछ रिपीटेटिव डीएनए भी आपको मिल रहे हैं। तो देखिए कोडिंग कहां है, मेजर पीक में, और मेजर पीक में कोडिंग के साथ साथ नॉन रिपीटेटिव तो मिल नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट में रिपीटेटिव भी आपको मिलेगा। और मेनली जो हमारा रिपीटेटिव हम स्टडी कर रहे थे, वो रिपीटेटिव कहां है, माइनर पीक्स में। तो इन माइनर पीक्स में आपको रिपीटेटिव डीएनए देखने को यहां पर मिलेंगे, जो माइनर पीक है। और इन्हीं माइनर पीक में कौन, ये सैटेलाइट डीएनए, जो हमने कहा सैटेलाइट जहां पे आपका सीक्वेंस रिपीटेटिव मिल रहा था, तो रिपीटेटिव यानी यहां ये कौन है, सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट एक्चुअल में जब आप इसे सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, आपने उपकेंद्र यानी डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो भी रिपीटेटिव डीएनए टेस्ट ट्यूब में अरेंज हुए सैटेलाइट की तरह, तो उन्हें आपने कह दिया यहां पर सैटेलाइट डीएनए। और ये डीएनए प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करता है। ऑब्वियसली पहले ही हमने कहा कि सैटेलाइट कौन, रिपीटेटिव कहां है, नॉन कोडिंग पार्ट में। और जब ये नॉन कोडिंग पार्ट में, यानी ये किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा सैटेलाइट रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि ये नॉन कोडिंग डीएनए के सीक्वेंस है। फिर आपने कहा यह मानव जीनोम का एक बड़ा भाग है, ऑब्वियसली क्योंकि कोडिंग पार्ट तो बहुत कम था, लेस देन 2%, तो 98% वाले सेगमेंट में ये आपको मिलेगा। और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी वेरिएशंस हम देख रहे हैं मोस्टली, वो आपको इसी सैटेलाइट रिपीटेटिव में मिलता है, जो म्यूटेशन के कारण बने। लेकिन यहां ये ध्यान रखेंगे वेरिएशन इस लेवल तक कि एक ही व्यक्ति के समजात गुणसूत्रों में भी पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, वेरिएशन। देखिए वेरिएशन इतना ज्यादा है कि एक ही पर्सन के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र, उसमें भी डिफरेंस आपको बहुरूपता देखने को मिलेगी। जबकि कॉमनली हम क्या कहते हैं, होमोलोगस समजात यानी सारी चीजें सेम है। नो, यहां आप देखेंगे यहां रिपीटेटिव में आपको पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, होमोलोगस में भी। क्यों, सीधी सी बात है, क्योंकि एक क्रोमोसोम आया मेल पेरेंट्स से, एक आया फीमेल पेरेंट्स से। दोनों क्रोमोसोम अलग अलग पेरेंट्स से, अलग अलग जनकों से आए, तो दोनों जनकों के क्रोमोसोम में रिपीटेटिव सेम नहीं है। तो हर पर्सन इंसान से इंसान में अलग है। बार बार हम कहते आ रहे हैं पर्सन टू पर्सन रिपीटेटिव वेरी करेगा, इतना ज्यादा वेरिएशन है। तो एक ही पर्सन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम, वहां पर भी ये सीक्वेंस आपको सेम नहीं मिलने, ये सीक्वेंस वेरी करेगा। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि होमोलोगस है यानी ये सेम होंगे, नहीं, रिपीटेटिव जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये होमोलोगस में भी आपको सिमिलर नहीं मिलना है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपको दे रखा है। और इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार इसे माना गया है, मेन बेस, यही वेरिएशन, यही पॉलीमॉर्फिज्म। फिर एक पॉइंट आया एनसीईआरटी का और का है, यहां देखिए एटी रिच, जीसी रिच पहला, खंडों की लंबाई दूसरा, तथा पुनरावर्ती खंडों की संख्या। इस स्टेटमेंट में हम देखें तो तीन चीजें ली गई है, तीन क्राइटेरिया। एक तो एटी रिच या जीसी रिच यानी नाइट्रोजन बेसिस की बात कर रहे हैं। दूसरा, डीएनए के खंडों की लंबाई, जब हमने कट किया तो डीएनए के जो खंड मिलेंगे उनकी लंबाई, और पुनरावृत्ति खंडों की संख्या। पुनरावृत्ति यानी रिपीटेटिव जो सीक्वेंस या रिपीटेटिव जो फ्रेगमेंट हमको मिल रहे हैं खंड, उनकी कितनी संख्या मिल रही है। तीन चीजें आपने ली, ये देखिए पहले, तब ये पूरे पॉइंट समझ आएंगे। नाइट्रोजन बेसिस का कंपोजिशन यानी एटी रिच या जीसी रिच। दूसरा आप क्या बता रहे हैं, खंडों की लंबाई, डीएनए के खंड जो आए उनकी लंबाई। और तीसरा, जो रिपीटेटिव खंड आपको मिल रहे फ्रेगमेंट, उनकी संख्या। ये तीन क्राइटेरिया आपने लिए हैं। इस आधार पर सैटेलाइट डीएनए को कई अलग अलग श्रेणियों में हमने बांटा है, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट आदि आपको दे रखे हैं।
ये दोनों अभी आगे देखेंगे हम, माइक्रो और मिनी का मतलब। तो यहां आप बता रहे हैं जो सैटेलाइट डीएनए, उसमें फिर मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट आप बताएंगे। ऐसे कई सारे आपने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है रिपीटेटिव को, इन 3 आधार पर, नाइट्रोजन बेसिस यानी एटी रिच या जीसी रिच के आधार पर, डीएनए के जो खंड आए उनकी लंबाई के आधार पर, और जो रिपीटेटिव फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं उनकी संख्या के आधार पर मिनी और माइक्रो आप कहेंगे। जैसे अगर पहला आप लेते हैं माइक्रो सैटेलाइट, तो माइक्रो सैटेलाइट किसे कहेंगे? नाम से ही देखिए मीनिंग क्लियर हो रहा है, मिनी माइक्रो, मिनी छोटा, माइक्रो और ज्यादा छोटा, वेरी स्मॉल आप बताएंगे। तो यानी यहां साइज बहुत ज्यादा कम होगी। तो यहां जो साइज आप बता रहे हैं पुनरावृत्ति की 1 to 6 बेस पेयर, यानी डीएनए में 1 से 6 बेस पेयर तक का सीक्वेंस रिपीट होता जा रहा है, तो उसे आपने कहना है यहां पर माइक्रो सैटेलाइट, या फिर इसे एसएसआर यानी सिंपल सीक्वेंस रिपीट भी कहा जा सकता है। तो मेन आप ये याद रखें, एनसीईआरटी ने दे रखा है, डाटा आपको याद रखना है। माइक्रो की साइज आप कितनी बताएंगे? 1 to 6 बेस पेयर तक का रिपीट हो। अब सेकेंड आप आइए मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट यानी इससे थोड़ा बड़ा होगा, ये 11 to 60 बेस पेयर, 11 to 60 बेस पेयर तक के सीक्वेंस रिपीट होते हुए आपको मिलेंगे, तो इन्हें आपने बताना है मिनी सैटेलाइट। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखें, 1 to 6 बेसिस का सीक्वेंस रिपीट कर रहा है, तो उसे आपने बताना है यहां पर माइक्रो सैटेलाइट। 11 to 60 बेसिस यानी बेस पेयर में डबल स्टैंडर्ड है, बेस पेयर में होगा, तो जो प्रेजेंट है रिपीट हो रहा है, उसे आपने कहना है मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट के लिए ही एक और वर्ड आपने यूज में लिया है, VNTR। इन्हें VNTR भी कहा जाता है, इन्हें किन्हें? मिनी सैटेलाइट को आप VNTR भी कहते हैं। VNTR फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। देखिए ऐसे सीक्वेंस जो बार बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन रिपीटेशन के नंबर वैरी होंगे, उन्हें आपने कहना है VNTR। आगे अभी आप देखेंगे भी इसको और डिटेल में। अभी इन दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखें कि मिनी और माइक्रो सैटेलाइट 1 to 6 बेस पेयर रिपीट करेगा तो आपने कहना है माइक्रो, 11 to 60 बेस पेयर रिपीट कर रहे हैं तो उसे आप कहेंगे मिनी, और मिनी सैटेलाइट को आप बता रहे हैं VNTR। VNTR की साइज वैरी करेगी 0.1 से लगाकर 20 किलो बेस केबी तक ये हो सकता है। अभी इसका एक स्ट्रक्चर सिंपल हम देखेंगे भी। एक पॉइंट ये कि VNTR के दोनों एंड्स पर, ये अगर VNTR सीक्वेंस है तो इसके दोनों किनारों पर कौन मिलेगा आपको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको यहां पर मिलने। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर के स्टार्टिंग में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे सीक्वेंस जो दोनों डायरेक्शन से रीड करें और सेम आपको मिलते हैं, उन्हें आप कहते हैं पैलिंड्रोमिक। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कॉमनली इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट लगाता है। बायोटेक में आप पढ़ेंगे इसे और डिटेल में। तो यहां पैलिंड्रोम का यूज ध्यान रखना है और पैलिंड्रोम का मीनिंग। तो ऐसे डीएनए के सीक्वेंस जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि दोनों साइड से सेम मिले, किसी भी एंड से आप स्टडी करें, उन्हें आप कहेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इन्हीं पैलिंड्रोमिक को कट करता है या इस पे कट लगाता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो VNTR सीक्वेंस है, VNTR के दोनों किनारों पर हमें कौन से सीक्वेंस मिलेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी जब इस VNTR को हमें कट करना है तो काफी आसान है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम ऐड करेंगे, वो पैलिंड्रोमिक को कट करेगा तो VNTR सेपरेट होता हुआ आपको मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट फिर वही, VNTR के रिपीटेटिव नंबर समजात गुणसूत्रों में भिन्न होते हैं, अतः सभी मनुष्यों का डीएनए थोड़ा भिन्न होगा, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर। ये पॉइंट अभी मैंने कहा समजात गुणसूत्रों वाला, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी VNTR के नंबर, रिपीटेटिव के नंबर डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक नर जनक से आया है और एक मादा जनक से आया है, तो वहां डिफरेंस होगा। ओनली जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, जो दो लोग, जो दोनों ट्विंस है वो भी मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक नहीं। अगर जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आप देखें तो इन ट्विंस में VNTR भी सेम होगा, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बनता हुआ आपको यहां पर मिलना है। जैसे आपके सामने ये होमोलोगस क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, इन समजात गुणसूत्रों पर अगर हम VNTR नंबर को स्टडी करें, ये होमोलोगस,
यहां अगर वीएनटीआर देखें, इस क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं कितने वीएनटीआर, 3 वीएनटीआर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां 5 वीएनटीआर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र, उसके बाद भी वीएनटीआर की संख्या अलग अलग मिल रही है, रिपीटेटिव के नंबर्स अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जनकों से आए, एक मेल पेरेंट से तो एक फीमेल पेरेंट से आता हुआ आपको यहां मिला है। अब अगर यहां हम देखें वीएनटीआर जो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, जैसे यहां एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है एटीए, ऐसे चलते चलते सीए, फिर एटीए सीए, एटीए सीए, ये देखिए सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी, ये वीएनटीआर कितने हैं, 3 बार रिपीट होता हुआ आपको मिल रहा है। यहां अगर आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 बार आप देख सकते हैं यहां पर सीक्वेंस रिपीट होता हुआ आपको मिल रहा है। अब आपने यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कट करना होगा। ये वीएनटीआर की साइज जो हम पहले ही देख चुके हैं, 0.1 kb टू 20 kb, यानी 100 से 20,000, ये कितना भी रिपीट होता हुआ वेरी कर सकता है। अब इनके किनारे पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। यहां कट करोगे तो ये देखिए ये फ्रेगमेंट आपको मिलेगा, यहां से लगाकर यहां तक एक फ्रेगमेंट मिला। जब हम इसे कट करेंगे तो इसे भी आप देखिए एक फ्रेगमेंट आपको मिल रहा है। दोनों फ्रेगमेंट्स की साइज को आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं दोनों, एक बार आप देखें साइज, दोनों की साइज वेरी कर रही है। ये थोड़ा छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का आपको यहां पर मिल रहा है, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं 5 बार रिपीट होते हुए, यहां 3 बार, तो दोनों को आपने कंपेयर किया। साइज वीएनटीआर की वेरी करेगी, क्या वेरिएशन साइज है वो आपको दे रखा है 100 से 20,000 बेस, जो आप देख रहे हैं किलो बेसिस का डिफरेंस आपको मिल रहा है 20 kb तक। तो ये वीएनटीआर कहना चाह रहा है कि होमोलोगस में भी वीएनटीआर के नंबर सेम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग पेरेंट से आते हुए आपको यहां पर मिल रहे हैं। अब देखिए ये जो फ्रेगमेंट्स आपने कंपेयर किया, फिर से पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोनों की साइज अलग अलग है। तो आप देखिए एक छोटे साइज में एक बड़े साइज में, यानी जब हमने कट किया तो इनकी साइज अलग अलग आ रही है इन रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स की। तो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेंथ में वेरिएशन है, जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हमें मिले, इन फ्रेगमेंट्स के लेंथ में वेरिएशन आपको दिखा, इसलिए इसे आपने कहा RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आप यहां बता रहे हैं। अब देखिए दो RFLP पैटर्न दो स्थितियों में समान हो सकती है। फिर वही बात, RFLP किसे हम कह रहे हैं, डीएनए को जब हमने कट किया, यानी वीएनटीआर को जब आपने कट किया, कट करने किससे कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स मिले। अब दो लोगों के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं होमोलोगस में भी, तो वहां लंबाई अलग अलग है, लेंथ वेरी कर रहा है, तो हमने कह दिया लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक ही पर्सन के होमोलोगस का RFLP भी अलग अलग है। तो कंफर्म है दो अलग अलग इंसानों के RFLP हमेशा अलग ही आएंगे, और ये फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। हम प्रोसेस में, प्रक्रिया में देखेंगे ये चीजें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है आगे, उसमें आप इन चीजों को देखोगे, मैच करवाएंगे कंपेयर करते हुए। तो आप देखिए एक ही पर्सन के होमोलोगस में RFLP अलग, तो सिंपल सी बात, दो अलग अलग इंसानों के RFLP अलग अलग होंगे। ये केवल समान कब हो सकते हैं, फिर वही रिपीट होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उनका RFLP एक ही आपको मिलना है, सेम होगा, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं। और या फिर एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न कोशिका, अगर एक ही पर्सन का कोई भी सेल हम ले, एक हाथ से आपने सेल ली, एक पैर से आप सेल ले, कहीं से भी आप किसी भी बॉडी ऑर्गन से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करें, तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तो सेम ही आएगा, क्योंकि वो उसी इंसान का है। दो अलग अलग इंसानों के डीएनए फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं आएंगे, वो केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, यानी जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस दो है, लेकिन वो दोनों ट्विंस है, डायजाइगोटिक नहीं, मोनोजाइगोटिक, वहां डीएनए फिंगरप्रिंट यानी RFLP का पैटर्न आपको सेम मिलेगा। पैटर्न वगैरह क्या है वो अभी आगे हम प्रोसेस में देखेंगे। तो यहां तक स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अब प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है, किसका प्रोसेस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले
हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड बेसिक चीजें आपको बताई है। जो टर्मिनोलॉजी आई उनका मीनिंग बताया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसे डीएनए टेस्टिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी आप कह सकते हैं। सर एलेक्स जेफरी ने फर्स्ट टाइम इसे यहां पर इन्वेंट किया था। फिर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कहा कि 99.9% हमारा डीएनए सेम है, 0.1% है वहां वेरिएशन आ रहा है और इसी वेरिएशन को हमने अपना आधार मानना है। अब वेरिएशन में हम अगर देखें तो यहां पे भी हमें नॉन कोडिंग डीएनए स्टडी करना है। कोडिंग वैसे भी बहुत कम है, 2% से भी कम, और 98% से ज्यादा डीएनए हमारा नॉन कोडिंग है। और नॉन कोडिंग में कई सीक्वेंस रिपीट होते हुए हमें मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। और ये रिपीटेटिव डीएनए में आपको वेरिएशंस मिलता है। ये वेरिएशन बना कैसे तो हम बताते हैं, म्यूटेशन से ये वेरिएशंस आए नॉन कोडिंग के रिपीटेटिव पार्ट में। अब जो रिपीटेटिव है वो किसी आरएनए या प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा, क्योंकि पहले हमने क्या रखा, ये नॉन कोडिंग है। फिर आप इन्हें कट करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यूवी अप्लाई करेंगे, ग्राफ प्रिपेयर करें एब्जॉर्प्शन का, तो ग्राफ में मेजर माइनर पीक्स आपको मिलेंगे। और जो मेन माइनर पीक है उन्हीं माइनर पीक्स में आपको रिपीटेटिव मिलता है, यानी कि सैटेलाइट डीएनए। क्योंकि जब आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसे हम क्या देते हैं, सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए में फिर आपने मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट बताए, उनके कितने बेसिस रिपीट हो रहे हैं उस संख्या के आधार पर। यानी 1 to 6 बेस पेयर रिपीट करेगा, काफी कम, तो उसे आपने कहना है माइक्रो। और अगर 11 to 60 बेस पेयर रिपीट कर रहे हैं तो उसे आप कहते हैं यहां पर मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट ही मेन है यहां पर। मिनी को ही हमने वीएनटीआर कहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, क्योंकि इनके रिपीट्स होने के नंबर वेरी करेंगे, पर्सन टू पर्सन सब में वेरी करता हुआ आप देखेंगे। इवन एक पर्सन के भी होमोलोगस क्रोमोसोम में वेरी कर रहा है, देखा भी था हमने, एक में 3 बार रिपीट हो रहा है और एक में 5 वीएनटीआर आपको मिले थे। तो इन्हें जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें डीएनए को, तो वीएनटीआर की साइज जो है, लेंथ, वो भी डिफरेंट आएगी। तो उन्हें हमने कहा लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद फ्रेगमेंट बने, सो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी। तो आरएफएलपी का पैटर्न भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट आपको मिलेगा, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम मिलेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को लेते हुए हमें स्टार्ट करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस, वो अब आप आगे देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अभी आपने इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर किया, क्या क्या टर्म्स थे, हमने कई पॉइंट्स डिस्कस किए। अब आपको देखना है इसका प्रोसेस कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है, इसे कंप्लीट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्या क्या चरण आपको यहां पे मिलने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण। तो प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है, काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे क्या प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले तो आपने बताना है इस टेक्निक के लिए आपको सैंपल कलेक्ट करने होंगे, कि जो भी क्राइम सीन है या जिसका भी हमें डीएनए स्टडी करना है, उसके लिए आपको सैंपल कलेक्ट करना है। और सैंपल ऐसा होना चाहिए जिसमें डीएनए जरूर प्रेजेंट हो, यानी लिविंग की तरह सैंपल। ऐसा नहीं आपने कोई ऐसे सैंपल कलेक्ट कर लिए जिसमें डीएनए ही नहीं है, तो कोई आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने। तो सैंपल के फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड ड्रॉप, ब्लड सैंपल हो सकते हैं, यानी रक्त, वीर्य, बालों की जड़, हेयर फॉलिकल, क्योंकि वहां डीएनए मिलेगा, या शरीर के अन्य कोशिका से लिया गया नमूना। तो कोई भी लिविंग सैंपल, लिविंग यहां इसलिए कहा जा रहा है जिसमें डीएनए प्रेजेंट हो। तो ये सभी ऐसे सैंपल है जिसमें हमारे पास डीएनए। इन सैंपल्स को सबसे पहले आप कलेक्ट करें। अब इन्हें कलेक्ट करके इनको हम लैब में लेकर आए, और लैब में आपने इनमें से डीएनए को सेपरेट करना है, सेल लाइसिस करें। सेल लाइसिस करने के बाद आपने उसे सेंट्रीफ्यूज करना है और अपना डीएनए प्यूरिफाई करना है, डीएनए का पृथक्करण इसे आप कह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया। अब सपोज जो डीएनए हमने पृथक किया है, सेपरेट किया है, सपोज उसकी मात्रा बहुत कम है, क्योंकि सैंपल था, ऑब्वियसली क्वांटिटी कम है। तो अब इसकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और हम सभी अच्छे से जानते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, मात्रा बढ़ाने के लिए, या डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ही आप पहले ही डिस्कस कर चुके। पीसीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम अपने डीएनए की संख्या बढ़ा सकते हैं, प्रतिकृतिकरण कर सकते हैं। इन विट्रो एप्लीकेशन, पीसीआर के तीनों स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन, वो आप पढ़ चुके हैं।
तो यहां पर जो भी आपको डीएनए मिल रहा है इसकी क्वांटिटी कम है तो इसको बढ़ाएं। क्वांटिटी किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने बताना है पीसीआर के थ्रू। और आप देख सकते हैं पीसीआर करने पर क्वांटिटी यहां पर बढ़ते जा रही है, काफी सारा डीएनए आपको यहां पर मिलते जा रहा है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में जितने डीएनए की जरूरत है उतनी क्वांटिटी आ गई है, तो अब इन डीएनए को जितनी हमें जरूरत है उतना डीएनए हमने लिया और उसे आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। जो भी डीएनए आपको मिल रहा है इसे आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करना है। कट करने के बाद आप देखिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, ये कई सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिले। तो टेस्ट ट्यूब में आपने लिया डीएनए, उसी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब उस एंजाइम ने डीएनए को कट कर दिया, तो सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स टेस्ट ट्यूब में। अब ये जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इन सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपने सेपरेट करना है। और डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, आप सभी जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आपने अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। और यहां ये जो टेक्निक बताई गई है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी आप ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पीसीआर के समय, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन, या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की बात करें, डीएनए के खंडों को आप उनके साइज के बेसिस पर अलग कर सकते हैं। रिकॉल करिए, हमने कहा था कौन सा जेल काम में लेंगे, तो आपने कहा था एगेरोस जेल। एगेरोस जेल आप यूज में लेते हैं। आपने कहा था जेल में ऊपर की ओर ये वेल्स बनी हुई है और इन्हीं वेल्स में आप अपना डीएनए जो सैंपल है वो लोड करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं। क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव से रिपल होगा और यहां पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तो डीएनए के खंड अलग होते हुए हमें दिखाई देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने डिस्कस किया था। और इन्हें देखने के लिए आप स्टेनिंग कर चुके होते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड हमने बताया था, और यूवी रेज के प्रेजेंस में ऑरेंज कलर का बैंड आपको दिखाई देता है। वही सारी चीजें एक बार रिकॉल कराई गई है। तो वापस फिंगरप्रिंटिंग में आइए। आप देखिए आपने अपने डीएनए को ब्रेक डाउन किया, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। उसी समय हम इसमें स्टेन भी मिला देंगे, इथीडियम ब्रोमाइड। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट को आपने अलग करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प लेते हुए आप अलग करेंगे। अब ये जो वेल्स आपने बना रखी है इनमें देखिए, पहला जो क्राइम स्पॉट जहां क्राइम हुआ था, तो जो क्रिमिनल स्पॉट आपको मिला वहां जो डीएनए सैंपल हमें मिले उस डीएनए सैंपल को आप इसमें लोड कर देंगे। आपने कहा जो जहां क्राइम सीन था वहां से जो हमें सैंपल मिला उसके डीएनए को कट किया, हमने इसमें पहले वाले वेल में लोड कर दिया। अब हमें सस्पेक्टेड, यानी हमें दो लोगों पे डाउट था कि शायद वो जो सैंपल हमें मिला है क्राइम सीन पर, वहां या तो पर्सन एक या पर्सन दूसरा, इन दो लोगों पे हमें डाउट है, ए बी जो भी आपका है, उनके भी हमने डीएनए लिए। सेम पीसीआर से आप एम्पलीफाई करेंगे और उसे भी आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। अब यहां रन कराएंगे और उन्हें हमने नाम दे रखा है S1 S2, सस्पेक्टेड 1 सस्पेक्टेड 2, कि दो लोग सस्पेक्टेड है हमारी नजर में, तो उनका भी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहां पर करना है। तो सेम वही हुआ। अब यहां S1 सस्पेक्टेड 1 का सैंपल और यहां सस्पेक्टेड 2 का सैंपल लोड कर देंगे और लोड करने के बाद रन कराइए, इंस्ट्रूमेंट ऑन करें। ये देखिए डीएनए के खंड अलग होते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो यानी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं तीन लोगों का। यहां एक तरह से देखा जाए तो तीन सैंपल है आपके पास में। पहला जो क्राइम स्पॉट क्राइम सीन था वहां से हमने लिया, हमें नहीं मालूम है किसका डीएनए, हमें दो लोगों पे डाउट था, मैच कराने के लिए कि शायद ये दो में से कोई एक हो सकता है या दोनों ही ना हो, वो कंफर्म करने के लिए आपने सस्पेक्टेड 1 और सस्पेक्टेड 2 के डीएनए को भी रन करवाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब आप इस जेल को कहां ट्रांसफर कर देंगे, क्षारीय माध्यम यानी बेसिक एल्कलाइन मीडियम में आप ट्रांसफर करते हैं। क्यों वहां ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जब आप इसे बेसिक मीडियम यानी एल्कलाइन मीडियम में ट्रांसफर करेंगे तो यहां जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स आप देख रहे हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, यानी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होता हुआ आपको मिलेगा। तो एक तरह से डीनेचुरेशन आप यहां पर बता रहे हैं। तो ये जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने यहां पर अलग किए, क्राइम स्पॉट वाले S1 S2 दोनों सस्पेक्टेड के,
इन्हें आपने बेसिक मीडियम में ट्रांसफर किया, क्यों? ताकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए। बेसिक एल्कलाइन मीडियम में इन डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और जिसका इफेक्ट आप देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में कन्वर्ट हो चुका है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप्स आप ध्यान से रखें कि सबसे पहले जो सैंपल आपने कलेक्ट किया उनमें से डीएनए सेपरेट किया गया, डीएनए को आपने पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई किया, उनकी संख्या बढ़ाई, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने सेपरेट, और आफ्टर सेपरेशन आप इसे डीनेचर कर रहे हैं। तो अभी तक के स्टेप में आपने 2 इंस्ट्रूमेंट काम में लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट डीएनए को एम्पलीफाई करता है, तो आंसर है पीसीआर। और यदि आपसे पूछा जाए डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे, तो आप कहेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल कौन सा? तो वो आपने बताना है एगरोस जेल। तो यहां अभी आपने डीएनए को डीनेचर किया, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हुए। अब डीनेचुरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग का क्या मीनिंग यहां पर? कि जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल पर थे हमारे पास में, इन सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स को अब आपने नायलॉन मेम्ब्रेन पर लेना है, या इसे नाइट्रोज सेलुलोज पेपर भी आप कहते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें। तो ब्लॉटिंग का मीनिंग यहां पर यह कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पर आप स्थानांतरित करेंगे, और इसे हमने कहना है ब्लॉटिंग। तो देखिए दे रखा है डीएनए के का जेल से नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर स्थानांतरण, ये कहलाएगा यहां पर ब्लॉटिंग। अब इसे हमने सदर्न ब्लॉटिंग कहा है, क्यों? क्योंकि सैंपल डीएनए, तो डीएनए की जब ब्लॉटिंग की जाती है तो उसे आप कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। आरएनए होने पर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वो आगे हम देखेंगे। अभी डीएनए की बात कर रहे हो, तो डीएनए का जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पर स्थानांतरण, ये कहलाएगा ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। तो अब देखिए ये आप देख रहे हैं आपके सामने नायलॉन मेम्ब्रेन, ये पूरा नायलॉन मेम्ब्रेन, और ये जेल जिसपे हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अभी हमने डीएनए को डीनेचर किया था, तो डीनेचुरेशन के बाद डीएनए के सारे फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंड, तो इनके ऊपर हमने रख दिया नायलॉन मेम्ब्रेन। इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स कहां आ जाएंगे? अब नायलॉन मेम्ब्रेन पर। ये जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स जो जेल पर थे वो सब कहां आ चुके हैं? नायलॉन मेम्ब्रेन पर आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये देखिए नायलॉन मेम्ब्रेन, इस पे सी, S1, S2 तीनों आ गए। क्राइम स्पॉट पे या क्रिमिनल सीन पे जो हमें मिला उसका सैंपल डीएनए फ्रेगमेंट, और जो सस्पेक्टेड थे S1, S2 के डीएनए फ्रेगमेंट, तीनों डीनेचर हैं, वो आ चुके हैं नायलॉन मेम्ब्रेन पर। अब हमें क्या करना है? आप यहां प्रोब, देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा यहां, प्रोब। प्रोब्स आप यहां पर रन करवाएंगे। इस स्टेप को आप हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। प्रोब्स को रन करवाना। प्रोब क्या है, पहले तो हम ये क्लियर करें। प्रोब यहां पे आप किसे कह रहे हैं? अगर हम देखें तो लेबोरेटरी में आपने डीएनए के स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स को सिंथेसाइज किया है, उन्हीं स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स को आप कहेंगे प्रोब, जिन्हें आपने रेडियो लेबल कर देना है। रेडियो लेबलिंग अगर हम रिकॉल करें तो रिकॉल करिए हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, वहां पे भी आपने रेडियो लेबलिंग करी थी डीएनए को, प्रोटीन को, याद हो तो, रेडियो एक्टिव फास्फोरस सल्फर लेते हुए। तो यहां जो हमारा डीएनए जिसे हमने लैब में सिंथेसाइज किया है, इन्हें आप रेडियो लेबल करेंगे, और इन्हीं स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो लेबल डीएनए को आप कहते हैं प्रोब। तो वीएनटीआर प्रोब देखिए कौन हुआ? छोटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रेडियो सक्रियता युक्त वीएनटीआर के लिए पूरकता वाला होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोब स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। आपने लेबोरेटरी में डीएनए के छोटे छोटे सिंगल स्टैंड फ्रेगमेंट्स बनाए, जिन्हें हमने रेडियो लेबल कर दिया, और ये जो सिंगल स्टैंड है यानी प्रोब है, ये वीएनटीआर का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यानी यहां जो सिंगल स्टैंड्स है उनमें जो वीएनटीआर है उनके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स आपने बनाया। अब इन प्रोब्स को आप नायलॉन मेम्ब्रेन पर रन करवाएंगे। तो प्रोब्स को जहां भी अपना पूरक, क्योंकि प्रोब भी सिंगल स्टैंडर्ड है और यहां भी डीएनए सिंगल स्टैंड है, तो इन प्रोब्स को जहां भी अपना पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा, ये उनसे जाकर बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर बनता हुआ दिखेगा। और इसलिए इस स्टेप को आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
जब आप प्रोब्स को रन करा रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप नाम याद रखें तो समझना काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहला था सेपरेशन, यानी डीएनए को हमने पृथक किया। फिर आप कह सकते हैं एम्प्लीफिकेशन, यानी डीएनए की संख्या हमने बढ़ाई। फिर आप कह सकते हैं कटिंग, क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे कट किया। आफ्टर कटिंग सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल से हमने सेपरेट किया। फिर आप कह सकते हैं डीनेचुरेशन, एल्कलाइन मीडियम में आपने डीनेचर किया। डीनेचुरेशन के बाद आप बता सकते हैं ब्लॉटिंग, नायलॉन मेम्ब्रेन पे आपने ब्लॉटिंग करी। और ब्लॉटिंग के बाद आप यहां बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्रोब्स को आप यहां रन कराएं और प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री को पहचान कर वहां जाकर जुड़ जाएगा। देखिए ये प्रोब अब इन तीनों वेल में, यानी तीनों अब देखें तो कई तरह के आपने प्रोब बनाए और यहां नायलॉन मेम्ब्रेन पे आप इनको रन करा देंगे। तो जहां जहां प्रोब को अपना कॉम्प्लीमेंट्री, ब्लैक कलर के प्रोब हमने बताया, जहां जहां प्रोब को अपना पूरक मिलेगा वो वहां जाके जुड़ गया। जैसे ये प्रोब इधर, एक इधर जुड़े, ये देखिए आप प्रोब जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इससे हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन, प्रोब यहां पर जुड़ गए। अब आपको क्या करना है यहां पर, ऑटो रेडियोग्राफी। क्या मीनिंग हुआ, आपने कहा प्रोब्स यहां जुड़ गए, नायलॉन मेम्ब्रेन, प्रोब हमने रन कराए, पूरक मिलते हुए जुड़ा। अब आपको चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि प्रोब्स कहां कहां पर जुड़े, क्योंकि जो रेडियो लेबल प्रोब है इनसे रेडियो रेज निकल रही है, तो ये रेज एक्सरे फिल्म पर मार्क होगी। ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे क्योंकि ऐसे तो हमें विजिबल नहीं है, ये दिखाई नहीं देगा डायरेक्टली, तो इसे आप एक्सरे फिल्म पर देखेंगे और इसी प्रोसेस को आपने कहना है ऑटो रेडियोग्राफी, आपने नाम दे रखा है। यानी ये जो आप देख रहे हैं नायलॉन मेम्ब्रेन, इस पे आपने प्रोब रन कराए, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रोब कहां, ये डायग्राम में दिख रहा है, बट रियल में जब आप करते हैं तो आपको विजिबल नहीं है कि प्रोब कहां जुड़ा है या कहां नहीं। उससे चेक करेंगे आप एक्सरे फिल्म के थ्रू। तो अब आप लीजिए एक्सरे फिल्म, आपने क्या करना है कि ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन, इसके बिल्कुल सामने, ये देखिए बिल्कुल सामने आप डायग्राम में देख रहे हैं एक्सरे फिल्म रख दी। जैसे अगर इस हाथ को हम मान लेते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन और ये एक्सरे फिल्म, तो बिल्कुल नायलॉन मेम्ब्रेन के सामने आप रख दीजिए एक्सरे फिल्म को। इससे क्या होगा कि जो प्रोब्स नायलॉन मेम्ब्रेन पर है उन प्रोब से रेडियो रेज आ रही है और ये रेज इस एक्सरे फिल्म पर उसी पोजीशन पर मार्क हो जाएगी। तो यहां पर ये जितने भी दिखेंगे आपको वो सभी एक्सरे फिल्म पर मार्क होगी। अब एक्सरे फिल्म को आप डेवलप कर लें, तो जब डेवलप करेंगे, ये देखिए एक्सरे फिल्म आपने डेवलप किया ये इस तरह से। अब एक्सरे फिल्म को आप देखिए, आपको यहां पे पोजीशन दिख रही है, जहां जहां प्रोब, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों डायग्राम को अच्छे से स्क्रीन पर आप कंपेयर करें, बिल्कुल दोनों आपके सामने। आप देखिए यहां 1 2 3 बाइंड हुए, ये देखिए 1 2 3 तीन प्रोब की पोजीशन दिख रही है। यहां 2 प्रोब इस पोजीशन पे बाइंड हुए, ये देखिए 2 यहां बाइंड हुए। S2 में ये 1 2 3 इस पोजीशन पे, ये देखिए 1 2 3 इस पोजीशन पे। यानी ये तो हमें दिख नहीं रहा था। एक्सरे फिल्म हमने डेवलप करके, अब जब आप एक्सरे फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म में अब आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन बैंड्स को आप मैच कराएं। देखिए ये क्राइम स्पॉट जो क्रिमिनल सीन था वहां हमें सैंपल मिला था। अब इस सैंपल को हमने सस्पेक्टेड 1 और सस्पेक्टेड 2 वालों से मैच करवाना है। तो देखिए सी को सस्पेक्टेड 1 से यहां मैच कराइए, इधर कोई बैंड आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां दिखा, यानी ये मैच कर गया। पहला तो बैंड मैच कर रहा है। फिर आप यहां ये इधर भी कोई बैंड नहीं है S1 में, लेकिन ये इससे मैच हो गया, ये देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है, ये एकदम सेम उसी लाइन पे। फिर अगर इसको यहां बढ़े तो इधर फिर कुछ नहीं है, लेकिन यहां मैच हो गया। यानी आप देख सकते हैं यहां पर जो क्राइम सीन का सैंपल डीएनए था, ये डीएनए किससे मैच हो रहा है, S2 सस्पेक्टेड 2 से। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंफर्म कर रहा है कि हमें जो क्राइम सीन पर डीएनए मिला, ये डीएनए किसका था, S2 का। यानी जो सस्पेक्टेड 2 है और ये सैंपल डीएनए, ये दोनों एक ही इंसान के डीएनए, ये अलग अलग। S1 जो है वो वहां नहीं था, या जो सैंपल हमें मिला उस सैंपल का डीएनए S1 से मैच नहीं कर रहा है, S1 फ्री है। लेकिन हमें जो डीएनए मिला, यानी वो डीएनए S1 का नहीं था, वो डीएनए कौन से इंसान का था, S2 का। जो सस्पेक्टेड 2 है, सस्पेक्टेड 2 का डीएनए उस सैंपल डीएनए से 100% मैच करता हुआ आपको मिल रहा है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स हैं
जिन स्टेप्स से आपने सस्पेक्टेड को और जो क्राइम सीन का जो सैंपल था उनको मैच करवाया। तो पूरे स्टेप्स को रिकॉल करें एक बार, फिर बेसिक कुछ पॉइंट्स और है देखेंगे आप आगे। स्टेप्स अगर हम देखें, फर्स्ट आपने डीएनए सेपरेट किया सैंपल में से, इसे आप कह सकते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड, फिर आपने बताया एम्प्लीफिकेशन यानी पीसीआर के द्वारा संख्या बढ़ाई। शॉर्ट फॉर्म में आप स्टेप याद रखें, यही चीजें पूछी जाती है। फिर थर्ड, आपने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करी। कटिंग के बाद फिर फोर्थ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप इन्हें सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेशन के बाद डीनेचुरेशन, एल्कलाइन मीडियम में आपने अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को डीनेचर किया। डीनेचुरेशन के बाद आप कह सकते हैं ब्लॉटिंग, यानी सभी डीएनए नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ गए। ब्लॉटिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में प्रोब्स हमने रन कराए, प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री को पहचान कर जुड़ जाता है। और लास्ट स्टेप आप बताते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, यानी जिसमें हम एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं। तो टोटल 8 स्टेप्स में आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कंप्लीट किया, जो काफी सिंपल स्टेप्स है। अब मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं कई तरह के पूछे जाते हैं। बैंडिंग पैटर्न आपको ध्यान रखना है, जेल याद रखिए, एग्रोस जेल है। एम्प्लीफिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट आपने बताया पीसीआर। स्टेनिंग आप बताते हैं वही इथीरियम ब्रोमाइड। यूवी रे से स्टेन करने पर जेल में आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। ब्लॉटिंग, जिसमें डीएनए नायलॉन पेपर पे ट्रांसफर होता है, जेल से आप ट्रांसफर कराते हैं। डीएनए है तो उसे आप कहते हैं यहाँ पे सदन ब्लॉटिंग। अब यही ब्लॉटिंग को लेते हुए आप देखें कि जैसे आपने कहा जेल, और जेल से डीएनए या जो भी हमारा सैंपल है कहां जाएगा, नायलॉन मेम्ब्रेन पर, उसे आपने कहा ब्लॉटिंग। पहले ही हमने कहा अगर सैंपल डीएनए तो इसे आप कहेंगे सदन ब्लॉटिंग। डीएनए सदन ब्लॉटिंग, नायलॉन पे जा रहा है। अगर आरएनए तो नाम चेंज हो जाएगा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आपने यहां पे कहना है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर प्रोटीन है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग आप बताएंगे। तो ब्लॉटिंग का सिंपल सा मीनिंग यहां कि हमारा सैंपल जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर होगा, लेकिन सैंपल 3 तरह के, उस अकॉर्डिंग नाम अलग अलग है। सदर्न ब्लॉटिंग कहीं आ रहा है, यानी कंफर्म में डीएनए को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आपको मिले मींस कि आप आरएनए ट्रांसफर कर रहे हैं जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पर। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपको मिल रहा है, यानी ये प्रोटीन की बात कर रहा है कि प्रोटीन को आप यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों में ब्लॉटिंग है, तीनों के नाम अलग अलग है, सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपको यहां पर देखने को मिलनी है। अब इसी फिंगरप्रिंटिंग का यूज देखें तो काफी सिंपल, पहले भी कई बार कहा गया। जैसे पहला, फॉरेंसिक साइंस में, अभी जो हमने कहा भी, फॉरेंसिक साइंस अपराधियों को पहचानने में हेल्प करता है कि क्राइम सीन, कहीं कोई अगर क्राइम हुआ तो उस क्राइम सीन पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मेंबर गए, वहां से उन्हें जो डीएनए सैंपल मिला वो उन्होंने कलेक्ट किया। अब इस सैंपल को जो भी सस्पेक्टेड है, डाउटफुल लोग हैं जिन पे हमें डाउट हो सकता है, उनके डीएनए से मैच करवाया जाता है, ताकि आप जो अपराधी है उसे आसानी से यहां पर पहचान सके। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट साइंस में आप यूज में लेते हैं। पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी करनी है तो वहां पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम वेरिएशन पता कर सकते हैं। एक पैटर्निटी टेस्ट, एक और इंपॉर्टेंट यहां पे यूज, पैटर्निटी टेस्ट, यानी यहां पर हम बच्चे का जो डीएनए सैंपल है उसका और पेरेंट्स का डीएनए सैंपल लेकर आप किसी खोए हुए बच्चे का या किसी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को हमें पहचानना है तो वो भी आप इसकी हेल्प से पहचान सकते हैं। कई बार कई डिस्प्यूट केसेस हम सुनते हैं पेरेंट्स और बच्चों को लेकर, तो वहां उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज में ले सकते हैं इस टेक्निक की हेल्प। यहां याद रखें कि जो डीएनए प्रिंट है, जैसे अभी हमने सैंपल में लिया था S1 S2, पूरा 100% मैच नहीं करेगा, दोनों पेरेंट्स से 50-50 लगभग कुछ परसेंट मैच करेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स हम यहां पे चेक करना चाह रहे हैं। तो यहां दे रखा है आरएफएलपी का जो पैटर्न है 50% पिता से और 50% माता से मैच करता हुआ मिलेगा। तो मेन एप्लीकेशन आप बता रहे हैं यहां पर पैटर्निटी टेस्ट में आप इसको यूज में ले सकते हैं, ये जो आपको दे रखा है 3rd नंबर पे, और एक पहला फॉरेंसिक साइंस में यानी अपराधियों को पहचानने में यूज में ले सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगभग टॉपिक हमने अभी कंप्लीट किया। यहीं पर एनसीईआरटी ने इस टॉपिक में एक पॉइंट आपको दे रखा है, उस पॉइंट को अलग से हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। फिंगरप्रिंटिंग का मैकेनिज्म आप कंप्लीट कर चुके हैं, यहां एलील को लेते हुए उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है। अब इसके लिए एलील को एक बार फिर रिकॉल करिए।
मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने डिस्कस किया था एलील, जीन के ही विभिन्न स्वरूप, जिसे हमने कहा था एलील समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर पाए जाते हैं। एलील बनने का कारण हमने बताया था वहां पर, अगर आपको याद हो तो म्यूटेशन। म्यूटेशन से ही जीन में म्यूटेशन होगा तो जीन का ही नया स्वरूप एलील, नए नए एलील बनते जाएंगे। अब यहां पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए एलील में एक पॉइंट इन्होंने ऐड किया है म्यूटेशन को लेते हुए। ये एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है कि आप देखते हैं वेरिएशन का मेन सोर्स कौन, म्यूटेशन। अब इसने कहा कि किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ और वो म्यूटेशन अगर फर्टिलिटी को यानी संतान उत्पन्न करने की दर को प्रभावित नहीं कर रहा है, तब तो कंफर्म है ये म्यूटेशन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। लेकिन अगर म्यूटेशन ऐसा हुआ जिसके कारण उस जीव, उस ऑर्गेनिज्म की फर्टिलिटी प्रभावित हो गई, यानी सपोज वो स्टेराइल बंद हो गया, तो क्या ये म्यूटेशन या ये जो वेरिएशन हुआ है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाएगा? तब ये स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे, वो केवल उसी पीढ़ी में रहेगा और उसके खत्म होने के साथ वो वेरिएशन भी खत्म हो जाएंगे। यानी म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन म्यूटेशन अगली पीढ़ी में तभी जाएगा जब वो फर्टाइल और जननी कोशिका पे होने पर ही, क्योंकि काई कोशिका में होगा तो वैसे भी ये अगली पीढ़ी में नहीं जाता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है इस बारे में, नए उत्परिवर्तन कायिक या जननिक कोशिकाओं में हो सकते हैं यदि जननिक कोशिका उत्परिवर्तित व्यक्ति के संतान उत्पत्ति की क्षमता को गंभीर रूप से क्षति न पहुंचाए तो वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, यही हमने कहा। और अगर संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करता है तो ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। यानी स्थानांतरण होते जाएंगे म्यूटेशन, अगर पर्सन नॉर्मल है, फर्टाइल है और ये जर्म सेल में म्यूटेशन होता है तो। अब आगे एलील का क्या पॉइंट इन्होंने कहा, एक जीन के विभिन्न स्वरूप एलील हमने कहा है। अब एलील के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया और डिसाइड कर दिया। क्या क्राइटेरिया, ये ध्यान से समझे। आपने कहा जीन के विभिन्न स्वरूप एलील जो म्यूटेशन से बन रहे हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो जो नया स्वरूप बना है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है। आप म्यूटेशन होती है एलील ना कहे, आपने कहा जो नया एलील बना या जो नया स्वरूप बना वो अगर 0.01 किसी पॉपुलेशन में 0.01 से ज्यादा हो जाए तो ही आप उसे एलील कंसीडर करेंगे। अगर उस नए स्वरूप की फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो आपने उसे एलील कंसीडर नहीं करना है। तो एलील जीन का विभिन्न स्वरूप है, म्यूटेशन से बना। एक नया पॉइंट यहां इन्होंने कह दिया कि उसका एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, उसका एक लेवल सेट कर दिया कि जो नया स्वरूप है वो अगर 0.01 से ऊपर जाए तभी आप उसे एलील कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसे एलील कंसीडर नहीं किया जाए।